2 मिनट सेक्स के लिए पता नहीं कितना ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। ये सिर्फ एक गली नहीं है, ये भारत के सबसे पुरानी सच्चाइयों में से एक का दरवाजा है, जहाँ रोशनी तो कम होती है लेकिन कहानियां बहुत गहरी हैं। मैं 8वीं में हॉस्टल में पढ़ती थी वो, फिर उधर से मेरे को एक औरत ने हॉस्टल से ये करके लाया मेरे को इधर पूना में। अच्छा, क्या बता के लाया? फिर तुमको कुछ काम लगाता हूँ बोल के बता के लाई। फिर मैंने बहुत बार बोला मैं इधर से जाती हूँ, फिर छोड़ दो बोल के। फिर वो लोग ने मेरे को 2-3 महीना रूम में बंद करके रख दिया वो लोग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन भारत में कैसे शुरू हुई, क्या रेड लाइट एरिया कभी सम्मान का केंद्र था और क्यों आज भी लाखों महिलाएं इसमें फंसी हुई हैं। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगी जहाँ तक मुझे याद। 1992 का तो मेरा जन्म है। ये यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था हम लोगों का, अच्छा दिमाग था। ऐसे ही कोई लेके आया काम करने के बहाने में, उसका तो पता ही नहीं कौन थी कौन नहीं थी। स्टेशन भी मिली थी मेरे को, उसने बोला क्या कहते भूख लग रहा है, मैंने बोला हाँ भूख लग रहा है। बोला चाय पिएगी, मैंने बोला। उसने चाय पार्ले जी दिए, मुझे इतना याद है। उसके बाद सीधी दिल्ली आई हूँ। और सबसे जरूरी बात कि ये कहानी सिर्फ यौन बिजनेस की बात नहीं है, ये इतिहास, सत्ता, गुलामी और उम्मीद की भी कहानी है। और इसे जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम उसी को गंदा कहते हैं जिसे हम कभी समझते ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास को जानते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। भारत में प्रोस्टिट्यूशन कोई मॉडर्न घटना नहीं है, इसके भी हजारों साल पहले से ही समाज में मौजूद थे और तब इसे एक सांस्कृतिक और कलात्मक प्रोफेशन माना जाता था। जैसे महाभारत, रामायण, कामासूत्र जैसे ग्रंथों में प्रोस्टिट्यूट्स का वर्णन मिलता है। सिटी कोर्टिशन यानी शहर की वेश्याएं, ये वो महिलाएं होती थी जो संगीत, नृत्य, कविता और शास्त्रों में कुशल थीं। समाज में इन्हें सम्मान मिलता था। कामासूत्र में वात्सल्य प्रोस्टिट्यूशन को एक स्ट्रक्चर पेशा माना है और प्रोस्टिट्यूट्स के लिए लाइफ स्टाइल, कस्टमर मैनेजमेंट और सोशल पॉलिसी के बारे में लिखा है, जिनमें से कुछ मेजर नगर थे। अमरावती, उज्जैन, काशी और पाटलिपुत्र में नगर बंधुओं के लिए स्पेसिफिक प्लेस बनाए गए थे। इन महिलाओं की भूमिका केवल यौन संबंधों तक सीमित नहीं थी, राजनीति, सलाहकार और कलाकार जैसी भूमिका भी निभाती थी। उसके बाद समय बदला जब भारत में मुस्लिम संतुलन और फिर मुगल साम्राज्य राइज हुआ, तब प्रोस्टिट्यूशन का स्वरूप बदलने लगा और अब ये कला से हटकर दरबारों की मनोरंजन संस्कृति में ढल गई और तबायक संस्कृति का विकास हुआ। तबायके सिर्फ नाचने गाने वाली महिलाएं नहीं थीं, बल्कि वे साहित्य, भाषा, तहजीब और राजनीति की भी जानकार होती थीं। मुगल दरबारों, खासकर लखनऊ, दिल्ली, आगरा में वैश्या का सम्मान होता था। नवाब व शाही वर्ग उन्हें शिक्षिका भी मानते थे और 18वीं शताब्दी तक आते आते वैश्य संस्कृति में बदलाव आया और ये कला से हटकर सेक्स वर्कर में बदलने लगी। कई जगह तो वैश्या राजनीति और दरबारी साजिशों का भी शिकार बनने लगी थी। फिर समय बदला और आया ब्रिटिश राज और यहीं से रेड लाइट एरिया की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन ने प्रोस्टिट्यूशन को पहली बार कानूनी और प्रशासनिक रूप में डाल दिया। रेड लाइट एरिया अब सरकारी संरचना का हिस्सा बन गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने अपने सैनिकों की सेहत बनाए रखने के लिए हर छावनी क्षेत्र के पास प्रोस्टिट्यूट्स के लिए जोन बनाए। उन्हें कहा गया कंफर्ट जोन या प्रोटेक्टेड एरियाज। इन जोन में काम करने वाली महिलाओं को एसटीडी टेस्ट के लिए लॉक हॉस्पिटल भेजा जाता था। हर महिला को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था। बिना लाइसेंस के काम करना क्राइम माना जाता था। अगर हम डाटा और स्टैटिस्टिक्स की माने तो 1880 में कोलकाता में 12,000 प्लस रजिस्ट्रेशन सेक्स वर्कर थी। साल 1900 तक मुंबई, चेन्नई, लाहौर, कानपुर, आगरा और दिल्ली जैसे शहरों में भी रेड लाइट एरिया स्थापित हो चुके थे। ब्रिटिश शासनों ने इसे कंट्रोल बिजनेस के रूप में देखा, जिससे सेना की सुविधा और शासन को कंट्रोल मिले। और फिर आता है 1947, जब हमारा भारत आजाद होता है। उसके बाद इसमें कई सारे चेंजेस हुए। स्वतंत्र भारत ने प्रोस्टिट्यूट्स को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित नहीं किया, पर इसके लिए कुछ रूल्स सेट कर दिए। सरकार ने कहा सेक्स वर्क खुद में अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई वेश्यालय चलाता है तो वो क्राइम है। अगर कोई दलाली करता है या जबरन करवाता है तो वो क्राइम है।
अगर कोई पब्लिक प्लेस पे ग्राहक बुलाता है तो वो भी क्राइम है। सरकार ने इसके लिए इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंटेशन 1956 एक्ट बनाया। इस कानून के अनुसार सेक्स वर्कर को सुरक्षा देने के बजाय कानून उसे जगह दलाल और ग्राहक से काट देता है। इस वजह से सेक्स वर्क एक ग्रे जोन में चला गया, ना पूरी तरह से लीगल और ना ही पूरी तरह से इलीगल। कुछ आंकड़े और सच्चाई देखते हैं। UNODC 2015 साउथ एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुमानित 80,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर हैं, जिनमें से 40% नाबालिग अवस्था में आई थी। 70% वुमेन जबरदस्ती, धोखे या मजबूरी से इस धंधे में लाई जाती हैं। मानव तस्करी इसका सबसे बड़ा कारण है। गरीब राज्यों जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल से लड़कियों को लालच या जोर जबरदस्ती से लाया जाता है। जीबी रोड दिल्ली की बात करें तो 96 बिल्डिंग्स में 3,000 से ज्यादा महिलाएं रहती हैं। ज्यादातर के पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही बैंक खाता। पुलिस भी अक्सर उनकी मदद करने के बजाय उन्हीं का शोषण करती है। अब बात करते हैं क्या कुछ इसमें बदलाव हो रहे हैं। कई NGO काम कर रहे हैं। दरबार महिला सामान्य कम्युनिटी कोलकाता, अपने आप वुमेन वर्ल्ड वाइड, ये NGO सेक्स वर्कर के हक, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्स वर्क एक पेशा है, जबरदस्ती ना हो तो महिला को सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। रेड लाइट एरिया सिर्फ अंधेरे और पाप की कहानी नहीं है, ये कहानी है मजबूरी की, शोषण की और कभी कभी चुपचाप जिए गए साहस की। अगर हम इन महिलाओं को सम्मान और अवसर देंगे तो कई जिंदगियां बदल सकती हैं। अब बात करते हैं रेड लाइट एरियाज के अंदर का जीवन कैसा होता है, कैसी होती है इसके अंदर की लाइफ। जब हम रेड लाइट एरिया की बात करते हैं तो अक्सर हमारी आंखों के सामने आते हैं कलरफुल लाइटें, भीड़ भाड़ और शोर शराबा, लेकिन इन गलियों के पीछे छुपी है एक और दुनिया, दर्द की, मजबूरी की और जीने की स्ट्रगल की। कितना लोग हैं? 300 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना लेते हैं? 200। इनकी रहने की स्थिति भी इंसानी समाज से कोसों दूर है। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं छोटे और बदबूदार भीड़ भरे कमरों में रहती हैं। इनमें से कई को तो 3-4 औरतें या उनके बच्चों के साथ में भी शेयर करना पड़ता है। पीने का साफ पानी नहीं है, कभी बिजली होती है कभी नहीं, अस्पताल भी पास नहीं है, टॉयलेट्स को कई बार शेयर करना पड़ता है, वो भी बहुत गंदे होते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अनुसार भारत के बड़े रेड लाइट एरियाज में 60% सेक्स वर्कर साफ पानी, टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाओं से भी वंचित हैं। ये महिलाएं हर दिन ऑन एवरेज 8 से 15 क्लाइंट संभालती हैं। सोचिए, हर दिन एक के बाद एक, कोई छुट्टी नहीं, कोई मेडिकल लीव नहीं, कोई नियम नहीं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सेक्स वर्कर के पास ना तो श्रमिक अधिकार हैं, ना ही उनके लिए कोई पेंशन, बीमा या सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कई महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दलालों, मैडम या तस्करों के दबाव में काम करती हैं। सुरक्षा और हिंसा का खतरा हर कोने में होता है। इन इलाकों में सुरक्षा एक सपना है। सेक्स वर्कर के साथ हिंसा आम बात है। क्लाइंट, दलाल और यहाँ तक कि पुलिस भी इन्हें नहीं छोड़ती। ह्यूमन राइट्स वॉच 2020 की रिपोर्ट कहती है कि 60 to 70 सेक्स वर्कर ने ग्राहकों या पुलिस फिजिकल वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। और जब पुलिस छापेमारी करती है तो उनका मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि अक्सर जबरन वसूली और अत्याचार करना होता है। दिल्ली में जीबी रोड 2023 में हुए एक सर्वे में पाया गया कि 90% सेक्स वर्कर ने कबूल किया कि उन्हें कम से कम एक बार पुलिस के अत्याचार का सामना करना पड़ा है। भारत के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया की बात करें तो पहले नंबर पे आता है कमाटीपुरा, मुंबई, भारत के सबसे पुराने रेड लाइट एरियाज में से एक। 2018 में प्रयास NGO की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 5,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर रहती हैं। दूसरे नंबर पे आता है जीबी रोड, दिल्ली। यहाँ काम करने वाली महिलाएं अक्सर पुलिस की छापों और दलालों की डुप्लीकेट मार झेलती हैं। दोस्तों, इन औरतों को सिर्फ सेक्स वर्कर कह देना आसान है, लेकिन इनके पीछे भी एक इंसान है, जो माँ भी है, बेटी भी है और कोई बहन भी, जो हर दिन समाज की नजरों से लड़ती हैं, हर दिन डर में जीती हैं, फिर भी हर दिन जिंदा रहने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, हम सबका फर्ज है कि हम इन आवाजों को सुने, इन जिंदगियों को समझे, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अब बात करते हैं रेड लाइट एरिया के बच्चों की। छाया में जन्मे लेकिन उजाले का सपना देखने वाले ये बच्चे, जिनका बचपन शुरू होने से पहले ही छिन जाता है। The brothels are very small, so the mothers often, when they are doing this, and the children sleeping in the same room, end up having to see some of these things happening. You know, of a 5-year-old kid seeing her mother entertain customers. Whenever a customer came, she would say, "Apna customer aa gaya." Many times the mothers don't know anything better than to beat up their children or to yell at them. The customers also get drunk and often beat up the children. भारत में कितने ऐसे बच्चे हैं कि आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं भारत के रेड लाइट एरियाज में 2 लाख से ज्यादा बच्चे रह रहे हैं। इन बच्चों का जुर्म सिर्फ इतना है कि ये मोहल्ले में पैदा हुए,
जहाँ सेक्स वर्किंग एक मजबूरी है, एक पेशा है और यही सब उनका बचपन तय करता है। आपको पता है इन बच्चों के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? भेदभाव और सामाजिक कलंक। स्कूलों में बच्चे इनसे दूरी बनाते हैं, टीचर तक इन्हें शक की निगाहों से देखते हैं। कई बार इन्हें ये तक कह दिया जाता है तुम्हारी माँ क्या करती है, हम सब कुछ जानते हैं। इसी कारण की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सेक्सुअल एब्यूज और तस्करी का खतरा। चाइल्ड प्रोटेक्शन की कमी से ये बच्चे यौन शोषण और तस्करी के जाल में फंस जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेड लाइट एरियाज के करीब 40% बच्चे कभी न कभी किसी तरह की यौन शोषण का शिकार हुए हैं। सुरक्षित घर और शिक्षा की कमी। इन बस्तियों में स्कूलों की पहुंच नहीं होती। कई बच्चे खुले में रहते हैं या ऐसे कमरों में जहाँ माँ ग्राहकों को संभाल रही होती हैं। पढ़ाई, खेलने या बचपन का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन हर अंधेरे में एक किरण होती है। कुछ संगठन इन बच्चों को उजाले की ओर ले जा रही है। अपने आप वुमेन वर्ल्ड वाइड ये संस्था बिहार और दिल्ली में काम करती है। इन्होंने हजारों बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाया है, उन्हें हॉस्टल में रखा है और जीवन को एक नया रास्ता दिया है। दरबार महिला सामान्य कम्युनिटी, कोलकाता के सोनाक्षी जैसे रेड लाइट एरियाज में काम करने वाली ये संस्था महिलाओं और बच्चों के अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने 2000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। प्रेरणा मुंबई, यह संगठन खासतौर पर बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए जाना जाता है। 1956 से अब तक इन्होंने 5000 से ज्यादा बच्चों को रेड लाइट एरियाज से निकाला है और शेल्टर, स्कूल और नया जीवन दिया है। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट करें। आप छोटी सी डोनेशन दे सकते हैं, बच्चों की कहानियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं और सबसे जरूरी बात, इन बच्चों को दया नहीं बराबरी का हक दीजिए। अब बात करते हैं इनके स्वास्थ्य, हिंसा और शोषण के बारे में। शरीर इंसान का सबसे कीमती हिस्सा होता है, लेकिन जब गरीबी, मजबूरी, सिस्टम की नाकामी इंसान को धंधे में धकेल देती है, तब वही शरीर किसी के लिए इनकम का जरिया बन जाता है और किसी के लिए युद्ध का मैदान। भारत में हजारों महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति रेड लाइट एरियाज में काम कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है। डेटा के अनुसार करीब 23.5% सेक्स वर्कर HIV पॉजिटिव हैं। इसका मतलब हर 4 में से 1 महिला को जानलेवा वायरस है, जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है और जो सबसे बड़ी समस्या भी है। कई शहरों और गाँव में 50% से भी कम लोगों को कॉन्डम और रिप्रोडक्शन स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, यानी बचने के सबसे आसान उपायों तक उनकी पहुंच नहीं है। इनमें न सिर्फ HIV पॉजिटिव है, बल्कि गुनेरिया, सिफिलिस जैसे खतरनाक रोग भी तेजी से फैलते हैं। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है। शरीर पर तो जख्म दिख जाते हैं, लेकिन मन के जख्म छिप जाते हैं। रेड लाइट एरियाज में काम करने वालों को हर दिन शोषण, अपमान, हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इनमें डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियां आम हैं। बहुत से लोग दर्द भुलाने के लिए शराब या नशे की लत का सहारा लेने लगते हैं। इन्हें कोई थेरेपी नहीं मिलती, कोई काउंसलिंग नहीं होती, दर्द बस अंदर ही सड़ता रहता है। अब बात करते हैं हिंसा और तस्करी के पीछे की काले सच की। कुछ महिलाएं इन धंधे में अपनी मर्जी से नहीं आई, उन्हें इसमें धकेला गया है। ह्यूमन राइट वॉच 2021 की रिपोर्ट कहती है कि बहुत सी लड़कियों को छोटी ही उम्र में बेच दिया जाता है या तस्करी के जरिए दूसरे राज्यों में लाया जाता है। कई मामलों में लड़कियों को जबरन लोन दिया जाता है, जैसे कपड़े, खाना, इलाज, और फिर उन्हें कहा जाता है कि अब वो इस सब को चुकाकर आजाद हो सकती हैं। लेकिन ये कर्ज कभी खत्म नहीं होता, कर्ज बढ़ता जाता है और ये महिलाएं सालों तक इसमें बंधक बनकर फंसी रहती हैं। अब बात करते हैं आशा और बदलाव की। जब हम रेड लाइट एरियाज की बात करते हैं तो अक्सर अंधेरे, शोषण और दर्द की कहानियां सामने आती हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच कुछ ऐसी भी किरणें हैं जो उम्मीद और बदलाव की मिसाल हैं। कुछ बहादुर महिलाएं और समाज को बदलते संगठन भी हैं। कोलकाता का दरबार संगठन, यह संगठन पूरी तरह से सेक्स वर्करों द्वारा चलाया जाता है। यह संगठन लगभग 60,000 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए काम करता है। ये महिलाएं अपने अधिकार, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आवाज उठाती हैं। ये महिलाएं अपने अधिकारों, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए आवाज उठाती हैं। दरबार संगठन HIV एड्स की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा और सेफ्टी ट्रेनिंग पर भी काम करता है। महाराष्ट्र का संग्राम संगठन, संग्राम यानी संपदा ग्रामीण महिला संस्था, महाराष्ट्र के सांगली जिले में वर्किंग है। यह संगठन सेक्स वर्कर और ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के लिए काम करता है। खासतौर पर HIV इन्फेक्टेड लोगों के अधिकार, इलाज और गैर अपराधीकरण की मांग करता है। संग्राम की हेल्थ वर्कर टीम गांव-गांव जाकर HIV ट्रेनिंग, सेक्स वर्कर एजुकेशन और काउंसलिंग करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार संग्राम की मदद से संगाली जिले में HIV का प्रसार 30% से भी ज्यादा घटा है। अब बात करते हैं सरकार ने इनके लिए क्या किया है। सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं ताकि सेक्स वर्क से बाहर निकलने वाली महिलाओं को एक नई जिंदगी मिल सके। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं और बच्चों को शेल्टर,
खाना, एजुकेशन, कानूनी सहायता और पुनर्वास देना। लेकिन कई ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन केंद्रों में अच्छी सुविधा नहीं है, फंड की कमी है और प्रशासनिक भ्रष्टाचार सामने आया है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो पहले रेड लाइट एरियाज में काम करती थी, लेकिन आज समाज के लिए प्रेरणा बन गई हैं। जैसे कि रेखा शर्मा की कहानी। कभी दिल्ली की जीवी रोड पर सेक्स वर्कर थी, आज वो 50 से ज्यादा सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए शेल्टर होम चला रही हैं। वो बच्चों को शिक्षा, भोजन और संस्कार देने का काम करती हैं, ताकि अगली पीढ़ी इस चक्र में ना फंसे। रेखा कहती हैं, हमने अपनी जिंदगी तो झेली है, लेकिन हम अगली पीढ़ी को इसे नहीं झेलने देंगे। समाज, सरकार, सेक्स वर्करों के नेतृत्व वाले संगठन मिलकर बदलाव ला रहे हैं। रास्ता लंबा है, लेकिन ये उम्मीदें भी हमें याद दिलाती हैं। अंधेरे में भी कुछ लोग दिए जलाना नहीं भूलते। चलिए अब बात करते हैं फाइनल एंड लास्ट पॉइंट की, कि ये ग्रे जोन कैसे बन गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कानून में भी साफ नहीं है। क्या भारत में सेक्स वर्क वैध है या अवैध? भारत में सेक्स बेचना या अपनी मर्जी से यौन सेवा देना अपराध नहीं है, लेकिन यहाँ संघर्ष शुरू होता है। अगर कोई महिला खुद सेक्स वर्क करे तो वो लीगल है, पर अगर वो किसी और को सेक्स वर्क के लिए जगह देती है या अपनी कोई वेश्यालय चलाती है तो वो अपराध है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, ITPA 1956 एक्ट के मुताबिक वेश्यालय चलाना अपराध है, पब्लिक प्लेस पे ग्राहकों की तलाश करना अपराध है, सेक्स वर्क से होने वाली कमाई पर जीना अपराध है। मगर इससे क्या होता है, पुलिस को ये छूट मिल जाती है कि वो सेक्स वर्कर्स को हर बार अलग अलग कानून के तहत परेशान करे, इसलिए कानून साफ नहीं है। पुलिस अक्सर सेक्स वर्करों को गैर कानूनी गतिविधियों में फंसा देती है, उन्हें ग्राहकों के साथ पकड़कर बिना ठोस आरोप के जेल भेजा जाता है। कई पुलिस वाले घूस लेते हैं या उन्हें शारीरिक शोषण का शिकार बनाते हैं। सेक्स वर्क को गैर कानूनी नहीं कहा गया है, फिर भी इन महिलाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। सेक्स वर्कर्स की भी कुछ मांगे हैं। ये महिलाएं सिर्फ वैधता नहीं चाहती, वो चाहती हैं अधिकार, सम्मान और सुरक्षा। उनकी 3 बड़ी मांग हैं। पहली, डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब कि कानून उन्हें अपराधी न माने। श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा, जैसे बाकी वर्कर्स को मिलती है। तीसरी, हेल्थ केयर, पहचान पत्र, सामाजिक लाभों की पहुंच, ताकि वे सामान्य जीवन जी सकें। 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सेक्स वर्कर को सम्मान और अधिकार के साथ देखा जाए, उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान या गिरफ्तार न किया जाए क्योंकि वे सेक्स वर्क करती हैं। भारत में लगभग 8 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर रहती हैं। इनमें से 70% के पास कोई पहचान पत्र नहीं है। 60% महिला बाल विवाह या घरेलू हिंसा से भागकर यहाँ पहुंची हैं। HIV/STD का खतरा सामान्य महिलाओं से 5 गुना ज्यादा होता है इनमें। अगर हम इन्हें अधिकार और मेडिकल की सहायता दें तो HIV की केस 40% तक कम हो सकती हैं। कभी आपने सोचा है, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो महिलाएं वहाँ क्यों हैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि हम उन्हें बाहर लाने के लिए क्या कर रहे हैं। ये महिलाएं अपराधी नहीं हैं, वे गरीबी, पुरुष सत्ता और पॉलिसी फेलियर्स का शिकार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें कलंक नहीं, इंसान देखें। उन्हें हक चाहिए, ना कि दया, सम्मान चाहिए, ना कि सहानुभूति। तो ये थी रेड लाइट एरिया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।